नेपाल में जो हुआ है उसने पूरे देश को हिला दिया है। एक सरकारी आदेश से शुरू हुआ ये मामला खून खराबे तक पहुंच चुका है। सोशल मीडिया पे बैन लगाने के फैसले ने नेपाल को एक खून का मैदान बना के रख दिया। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्या सरकार ने सही किया? क्या छात्र और युवाओं की आवाज दबाने के लिए गोलियां चलाना ठीक था? और इन मौतों का जिम्मेवार कौन है? नेपाल सरकार ने सितंबर 2025 में कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स जैसे कई अन्य प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया। सरकार का कहना है कि ये बैन फेक न्यूज और अफवाहों को कम करने के लिए लगाया गया है, लेकिन आम जनता और युवाओं ने खासकर इसे उनकी आवाज दबाने का साजिश बताया। क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया सिर्फ इंटरटेनमेंट का साधन नहीं, बल्कि यह पढ़ाई, नौकरी, जानकारी और सरकार के सामने अपने बात रखने का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो सवाल उठता है, क्या सरकार सिर्फ अफवाह रोक रही थी या फिर आलोचनाओं को दबाने की कोशिश की जा रही है? स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। सभी छात्र अपने हाथ में प्ले कार्ड लेके प्रोटेस्ट के लिए उतरे थे, लेकिन सरकार ने इनसे बात करने की जगह अपने पावर का मिसयूज करके इनको दबाना स्टार्ट कर दिया और मामला यहीं से बिगड़ना शुरू हो गया। पुलिस ने पानी की बौछार, आंसू गैस और लाठीचार्ज किया और जब भीड़ संसद की ओर जाने लगी तो उन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी और यहीं से पूरे आंदोलन का रुख बदल गया। जरा सोचिए, अपने ही देश के छात्रों पर गोलियां चलाना क्या एक लोकतांत्रिक देश को शोभा देता है? रिपोर्ट्स की माने तो इस पूरे प्रोटेस्ट में 19 लोगों की मौत हुई और कम से कम सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, जबकि स्थानीय अस्पताल की डेटा के हिसाब से 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि 19 घरों का उजड़ना है, सैकड़ों जिंदगियों का बर्बाद होना है। मेरा सवाल है कि क्या सोशल मीडिया इतना बड़ा मुद्दा था कि इसके लिए 19 लोगों को अपनी जान देनी पड़ी? सरकार की कुछ ऐसी गलतियां अगर वो ना करती तो शायद नेपाल आज इस स्थिति में नहीं हो। नंबर 1, कि सरकार को सबसे पहले अपने जनता से बातचीत करना चाहिए था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या फिर किसी भी भाषण के माध्यम से, ताकि वो लोगों को सूचित कर पाते। किंतु बिना बताए इस तरह का फैसला लेना ये कहीं से भी उचित नहीं था। अपनी पावर का मिसयूज करके शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे आंदोलन को बलपूर्वक दबाने की कोशिश करना। नंबर 3, वायलेंस वेपन का यूज करना। जबकि सरकार आंसू गैस और पानी की बौछार से भी आंदोलन का रुख बदल सकती थी, उसे शांत कर सकती थी, किंतु इन्होंने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, 19 लोगों की डेथ होने के बाद भी सरकार की तरफ से एक सिंगल बयान तक नहीं आया। क्या ऐसा होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है जनता की बात को सुनना, समझना और फिर फैसला लेना। अगर युवा नाराज थे तो उनसे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ कोई बातचीत नहीं किया गया, बल्कि लाठी चार्ज और लगातार गोलियां बरसा दी गई। इससे साफ है कि सरकार ने समस्या का हल नहीं ढूंढा, बल्कि आंदोलनकारियों के आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। क्या करना चाहिए था कि इस तरह का विद्रोह ना हो? सरकार को सोशल मीडिया कंपनियों और जनता के साथ खुल के बात करना चाहिए था, उन्हें उनकी बात रखने का मौका देना चाहिए। सभी ऐप्स को बैन करने से पहले कम से कम एक ऑप्शन और कुछ टाइम देना जरूरी था। आंदोलन को नियंत्रण करने के लिए वायलेंस वेपन का यूज नहीं करना चाहिए और कम से कम जिनकी मौत हुई उनकी जांच और कम से कम जवाबदेही तो होनी चाहिए थी। नेपाल की गलियों में बह रहा खून हमें सिखाता है कि लोकतंत्र डर से नहीं, बल्कि भरोसे और विश्वास से चलता है। आंदोलन की आवाज को गोलियों से दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। आज नेपाल की जनता सिर्फ यही पूछ रही है, क्या सरकार ने सही किया, या फिर ये उस गलती की शुरुआत है जिसका बोझ आने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि छात्रों की आवाज को दबाए जाने की कोशिश की है तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ नेपाल का नहीं बल्कि सभी लोकतांत्रिक देश का है। आवाज उठाइए, क्योंकि चुप्पी ही तानाशाह को ताकत देती है।